सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीबेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भी हमारा जो है यहाँ पर लीगल एथिक्स कोड क्राफ्ट का जो है सब्जेक्ट चल रहा था। इसके अंदर मैं कंटिन्यूशन रख रहा हूँ जी वीडियो को, बस डाल अलग रहा हूँ। सेक्शन 14, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन कोर्ट विदाउट ज्यूरिडिक्शन। क्या कह रहे हैं जी इसके अंदर? कह रहे हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिव हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विद द ड्यू डिलिजेंस एंड अदर सिविल प्रोसीडिंग whether in a court of first instance or of appeal or revision or against the defendant shall be excluded where the proceeding relates to the same matter in issue and is prosecuted in good faith in the court which from defect of jurisdiction of other cause be like nature is unable to entertain। मतलब क्या हुआ इसका? कहना चाह रहा है कि अगर तुमने एक केस डाल रखा है ऑलरेडी, ठीक है जी, और तुम दूसरा केस डाल देते हो किसी और कोर्ट के अंदर, सेम नेचर का, सेम ही केस है बिल्कुल, तो वो जो है तुम्हें नहीं डालने दिया जाएगा। या फिर अपील कर देते हो सेम उसी के ऊपर, अरे भैया केस तो पहले होने दो, उसके बाद ही तो करोगे तुम। तो ये सारी गलतियां अगर तुम गुड फेथ के अंदर करते हो तो उस केस के अंदर तुमको नहीं डालने दिया जाता है। Where the proceeding is prosecuted in good faith in a court which from defect of jurisdiction or other cause of like nature is unable to entertain। वही चीज़ एनालिसिस ऑफ सेक्शन 14 क्या कह रहा है ये? अब इसी के अंदर कंडीशन इसके एनालिसिस करते हैं सेक्शन की। कह रहा है सेक्शन 14 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। मतलब क्या हो? जनरली जो है जस्टिस सही से हो, इक्विटी सही से हो, ये सब बातों की यहाँ पर ध्यान रखा गया है सेक्शन के अंदर। कह रहा है पर्सन हु क्लेम्स एक्सक्लूजन ऑफ टाइम अंडर दिस सेक्शन मस्ट प्रूव द फॉलोइंग। अब जो चाहता है इसके अंदर एक्सक्लूजन, उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? पहला, दैट ही हैड प्रोसिक्यूटेड द फॉर्मर प्रोसीडिंग इन गुड फेथ एंड ड्यू डिलिजेंस। ठीक है जी, तो जो पहला केस डाला था वो बिल्कुल गुड फेथ था जी, मेरा बिल्कुल सब कुछ था, ये होना चाहिए। दूसरा, दैट द फॉर्मर प्रोसीडिंग वॉज बिटवीन द सेम पार्टीज, ऑब्वियसली प्रूफ करोगे तुम। तीसरा, दैट द मैटर इन इशू वॉज द सेम। अब भैया सेम इशू के लिए तुम दो कैसे? चौथा, दैट द फॉर्मर कोर्ट हैव had been unable to entertain it from the defect of jurisdiction or other cause like nature। तो ये चीज़ हो सकती है जी इसके अंदर। अब कंडीशंस क्या है सेक्शन 14 के अंदर? कह रहा है ड्यू डिलीजेंस एंड गुड फेथ, वही उसी को एलैबोरेट करेगा अभी। कह रहा है द प्लेंटिफ शुड प्रोसिक्यूट प्रीवियस प्रोसीडिंग विद ड्यू डिलीजेंस एंड इन गुड फेथ। सो ड्यू डिलीजेंस मीन्स सच केयर एंड प्रूडेंस एज इज यूजुअली एक्सरसाइज्ड बाय द पर्सन ऑफ कॉमन और एवरेज प्रूडेंस। वही चीज़ हो गई, पूरा ध्यान रख के जो है यहाँ पर केस डाला गया था। वो अलग केस है कि तुम कॉम्पिटेंट नहीं है या वो नहीं है कोर्ट, वो सारे प्रोसीडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज। ठीक है जी, तो सेम प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो सेम होना चाहिए जी इसके अंदर। सो वेयर द प्रीवियस प्रोसीडिंग हैज बीन ब्रॉट बाय हिमसेल्फ और बाय सम पर्सन थ्रू विच ही डिराइव्स द टाइटल टू स्यू, वेयर द प्लेंटिफ अलोन ब्रॉट द अदर सूट इन अनदर कैपेसिटी, नो डिडक्शन ऑफ द टाइम स्पेंट इन द प्रीवियस सूट कुड बी मेड। तो उस चीज़ का जो तुम्हारा कोई भी टाइम को जो है यहाँ पर डिडक्ट नहीं किया। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि देखो कई कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं ना कि जहाँ पर तुमने केस डाला, ठीक है जी, पहली बात तो वो जो पहले वाला पॉइंट है मेरा कि एक केस डाला हुआ, दूसरा सेम नेचर का केस दूसरे में नहीं डाल सकते तुम। लेकिन अगर तुम्हें ये पता चलता है क्या मैंने केस डाला और उसका 1 ही साल का समय है, ठीक है जी, 7 महीने निकल चुके हैं और ये पता लग रहा है कि यार ये कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इस केस को लेने के लिए, या कोई भी इस तरीके का रीज़न जो हो ही नहीं सकता उस कोर्ट के अंदर, तो तुम वहाँ पर केस डाल सकते हो। और अगर उस केस को डालने में तुम डिले हो गए हो या कुछ टाइम तुम्हारे पास कम रह गया है, तो वो पुराने वाला टाइम तुमको इधर प्लस मिल जाएगा। इसमें ये कहना चाह रहा है, ठीक है जी, क्योंकि भाई वो गलत डला था, गलती से डल गया था, गुड फेथ में था, कोर्ट को भी पता नहीं चला, वो दिक्कतें आ गई, वो चलता गया केस, फिर बाद में पता लगा अरे यार तो 1 करोड़ से नीचे का केस था या 1 करोड़ से ऊपर, ये तो यहाँ हो ही नहीं, व्हाट्सएवर कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो वो जो भी 6 महीने या 7 महीने तुम्हारे बर्बाद हुए थे वो इधर एडिशन हो जाएगा नए केस के अंदर। सेम डिफेंडेड इन द बोथ सूट्स, ठीक है जी, प्लेंटिफ सेम होना चाहिए, डिफेंडेंट सेम होना चाहिए, मैटर सेम होना चाहिए। सेम मैटर इन द इशू और डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन, विच द वर्ड डिफेक्ट ऑफ जुरिडिक्शन डू नॉट कवर सच मिस्टेक ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ एन अपील विच डिड नॉट लाई इन द एनी कोर्ट। तो ठीक है जी, सो दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विच हैड नो जुरिडिक्शन रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट। तो ऐसा कोई ऑर्डर इस सेक्शन ये नहीं मांग रहा कि तुम लिखवा के लाओ जी कोर्ट से कि हाँ हमारे पास, क्योंकि लॉ में दिया होता है, अगर दिया हुआ है कि 1 करोड़ से नीचे के मैटर ये कोर्ट नहीं संभाल सकती तो नहीं संभाल सकती, गलती हो गई होगी जल्दी बाड़ी में, हबड़ा दबड़ी में। वेयर द कोर्ट इन विच द रॉन्ग प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड हैड जुरिडिक्शन but erroneously held that he had no jurisdiction to be granted to relief claimed, the time spent in the court may be deducted under this section। उस केस में यहाँ पर डिडक्ट किया जा सकता है। तो मोटा मोटा गुड फेथ में हुआ है, गलती से हो गया है,
या कुछ इस तरीके से चीज़ें कि इंटेंशन सही थी लेकिन समय निकल गया वहाँ पर, तो वो प्लस वहाँ पर कर दिया जाएगा। तो 7 महीने वहाँ के, 3 महीने तुम्हारे पास और हो गए, तो 1 साल तुमको दे दिया जाएगा। सेक्शन 15 यहाँ पर रखते हैं कंटिन्यू। एक्सकल्शन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। क्या हो सकता है और केसेस? इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन, और जैसे टेम्पररी इंजंक्शन ये सब इशू कर देते हैं ना, or order by the time of the continuance of the injunction or order, the day on which it was issued or made and the day on which it was withdrawn shall be excluded। तो जिस दिन वो हुआ है या जिस दिन उसे निकाल लिया गया उसको वापसी, वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सो इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन और फॉर विच द प्रीवियस कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज रिक्वायर्ड in accordance with the requirements of any law for the time being in force, the period of such notice as the case may be time required for obtaining such consent or sanction shall be excluded। तो कोई नोटिस दिया है, उसके बीच का जो टाइम है वो एक्सक्लूड किया जा सकता है लिमिटेशन पीरियड के अंदर। सो तीसरा पॉइंट, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन or for which the previous consent or sanction of the government or any other authority is required in accordance with the requirement of any law for the time being in force, the period of such notice or in the case may be time required for the obtaining such consent or sanction shall be excluded। सेम नहीं लिख दिया मैंने ये, एक बार रुकना जरा। which notice has been given, हाँ सेम ही लिख दिया यार ये तो मैंने, सॉरी सेम ही 2 बार लिख दिया। चलो, in computing the period of limitation for a suit possession by a purchaser at the sale in execution of a decree, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded। तो जो भी प्रोसीडिंग हुई है सेट असाइड की, उतना समय उसमें से निकाल दिया जाएगा लिमिटेशन के अंदर से। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ द लिमिटेशन फॉर एनी सूट, द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी एक्सक्लूडेड। वो टाइम भी जो यहाँ पर निकाला जा सकता है। अब इंग्रीडियंट हो सेक्शन 15 का 1 का क्या इंग्रीडियंट हो सकते हैं इसके? कह रहे हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, एनी एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, द इंस्टीट्यूशन और एग्जीक्यूशन ऑफ विच हैज़ बीन स्टेड इन इंजंक्शन, वही चीज़ जो हमने पीछे डिस्कस करी थी। ये कोई सूट के अंदर ये सेक्शन को अप्लाई करा जा सकता है, कोई एप्लीकेशन के अंदर जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए थी, फॉर द टाइम ऑफ कंटिन्यूंस ऑफ द इंजंक्शन, कोई हाँ जो टेम्पररी इंजंक्शन या कुछ ऐसे ऑर्डर दे रखे हैं उसके अंदर ये करा जा सकता है। द डे ऑन विच इट वॉज इशूड और मेड, द डे ऑन विच इट वॉज विदड्रॉन, ये सारी चीज़ों के अंदर यहाँ पर रखता है। अब जो यहाँ पर सेक्शन 15 हो गया हमारा, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। सेक्शन 18 कह रहा है एन एक्नॉलेजमेंट मे बी सफिशिएंट दो इट omit to specify the exact nature of the property or right of adverse, that the time for payment, delivery या performance of enjoyment has not yet come or in accompanied by the refusal to pay, deliver, perform or permit to enjoy, or is coupled with the claim of set off or is addressed to person other than the person entitled to the property or right, तो ये सफिशिएंट रहेगा। सो इसके अंदर कह रहा है वर्ड साइंड मीन्स साइंड बाय ईदर पर्सनली और बाय जो भी एजेंट हो गया अथोराइज, उनके उसमें केसेस ऑफ प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं उसमें कह रहा है। सो एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट। तो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री वो प्रॉपर्टी के राइट के लिए यूज़ नहीं करी जा सकती, ये कहना चाह रहा हूँ। इंग्रेडिएंट्स, हाँ, इंक्लूडिंग ऑफ सेक्शन 18 एंड एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट। अभी कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू फॉल विद इन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 द एक्नॉलेजमेंट इफ एनी पर्सन हैज़ टू बी मेड प्रायर टू द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर द फाइलिंग ऑफ द सूट। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर तुमको जो इसके अंदर सेक्शन 18 के अंदर तुमने लेना है, एक्नॉलेजमेंट लेनी है, तो वो पहली तुम एक्नॉलेजमेंट लेकर रखो जब वो लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो रहा है। केस अगर 1 साल के अंदर तुम्हारा डालने का था और वो ख़त्म हो रहा है तो पहले ही एक्नॉलेजमेंट लेकर रखो। ये नहीं कि एक्नॉलेजमेंट के तुम टाइम अलग ले रहे हो, ठीक है जी। सो द एक्नॉलेजमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द पार्टी अगेंस्ट हुम द राइट इज देन क्लेम्ड और बाय एनी पर्सन थ्रू हुम ही डिराइव्स हिज टाइटल और लायबिलिटी। प्रॉपर्टी के केस की बात कर रहे हैं बेसिकली। द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी इन राइटिंग में होना चाहिए जी। वो बीच पीछे पढ़ ले एजेंट हो सकता है या पर्सनली हो सकता है।
Such acknowledgement must have been signed by the party और the acknowledgement must be acknowledgement of liability। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 9 मिनट। अच्छा, सेक्शन 19 है इसमें, अभी सेक्शन 25 कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस तो हैं भाई इसमें अभी। कंटिन्यू एक काम करते हैं, इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ। वीडियो कंटिन्यू रख रहे हैं लेकिन मैं डाल अलग अलग रहा हूँ क्योंकि वो टाइम की लिमिटेशन है इसके अंदर 10-11 मिनट की। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी को देखने के लिए रीज़न दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जब मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से लिंक दिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक। मैं एक बार अपना यूज़र नेम कॉल आउट दे देता हूँ, ANDRO_GUY। ठीक है जी, ये सर्च करो, वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हो, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो वो भी लाइव, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा कॉल फॉर मी का। उसे आपको इंस्टॉल करो, मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा या मेरे चैनल का नाम डाल दो BBLLB ज्ञान, मैं आ जाऊँगा, मेरे से डायरेक्टली लाइव कॉल के थ्रू बातचीत कर सकते हो आप। तो यही था जी। सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बड़े, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे। चलो जी, थैंक्स वॉचिंग टू BBLLB। प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर। एंड यार, कोरोना से बच के जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो टाइम बस कभी भी रुक जाएगी वीडियो। तो चलो कंटिन्यू रखनी चाहिए वीडियो को।